हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 एंड 10, जिसका नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें फर्स्ट है एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यान बल को रिक्त स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा प्रतिबल। फिर नेक्स्ट है हमारा, यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु पास पास हो तो द्रव्य को रिक्त स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा भंगुर। नेक्स्ट है, यदि चरम सामर्थ्य बिंदु और विभाजन बिंदु अधिक दूरी पर हो तो द्रव्य को रिक्त स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा तन्य। फिर नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक मशीन रिक्त स्थान के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यहाँ पर आएगा पास्कल। फिर नेक्स्ट है, चक्रण करती गतिशील गेंद पर कार्यरत गतिक उत्थापक को रिक्त स्थान प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा मैग्नस प्रभाव कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, पानी और कांच के लिए संपर्क कोण रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर आएगा न्यून कोण। फिर नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता रिक्त स्थान जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बढ़ती जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा, ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता रिक्त स्थान जाती है। तो यहाँ पर आएगा कम जाती है। फिर नेक्स्ट है, प्रतिबल एक रिक्त स्थान राशि है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा अदिश। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे सही विकल्प चुनिए। तो इसमें फर्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा इस्पात। फिर नेक्स्ट है, श्यानता गुणांक का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 5। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड, दो विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं। कौन सा बुलबुल पूर्ण गोल होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा छोटा। फिर नेक्स्ट है, कांच की केश नली को किसी द्रव में डुबोने पर केश नली में द्रव का ताल नीचे गिर जाता है। द्रव और कांच के मध्य समतः स्पर्श कोण हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा 100 डिग्री। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट है, श्यान बल का सूत्र लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, तो आंसर है F बराबर माइनस श्यानता गुणांक A dV/dx। ओके। फिर नेक्स्ट है, वे पदार्थ जिन्हें तनित करके अत्यधिक विकृति पैदा की जा सकती है क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर आएगा प्रत्यास्थालक। फिर नेक्स्ट है, प्रतिबल का मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर रहेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है, चट्टानों के प्रत्यास्थ गुणों के आधार पर पृथ्वी पर किसी पर्वत की अधिकतम ऊंचाई लगभग कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 10 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है, गेज दाब क्या है? इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गेज दाब गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर लगने वाला बल को गेज दाब कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तरल के प्रवाह वेग मापने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा वेंटुरी मापी। फिर नेक्स्ट है, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाने पर इसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर रहेगा ताप कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, किसी द्रव के प्रति एकांक क्षेत्रफल की पृष्ठीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा स्थितिज ऊर्जा। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे अति लघु त्रिप्रश्न, जो कि हमारे 2 अंक की प्रश्न है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है, हुक का नियम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हुक का नियम, प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पास्कल का नियम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पास्कल का नियम। इस नियम के अनुसार बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिणाम में संचित होता है। यही पास्कल का नियम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा रेखीय प्रवाह एवं प्रक्षुब्ध प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, धारारतीय तथा विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर। विक्षुब्ध और प्रक्षुब्ध एक ही होता है। ओके। तो धारा रेखीय प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर। सो फर्स्ट है, किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग परिणाम व दिशा में समान रहता है।
विक्षुब्ध प्रवाह में है किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है। फिर सेकेंड है एक वेग के सभी कणों का मार्ग एक ही होता है। इधर सेकेंड है एक वेग के सभी कणों का मार्ग एक नहीं होता है। फिर थर्ड है द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है। फिर है द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होता है। फिर नेक्स्ट है कणों का मार्ग सरल रेखीय या वक्रीय होता है। कणों का मार्ग अनियमित तथा टेढ़ा मेढ़ा होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बर्नौली का सिद्धांत, जब कोई अशांत तथा असंपीड्य तरल धारा रेखीय प्रवाह में होता है तो इसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग सदैव नियत होता है। इस सिद्धांत को बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कांच के स्वच्छ समतल पृष्ठ पर जल फैलाने का प्रयास करता है जबकि पारा उसी पृष्ठ पर बूंदे बनाने का प्रयास करता है, क्यों? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पारे के अणुओं के बीच संसर्जक बल पारे में कांच के अणुओं के बीच आसंजक बल से अधिक होता है। इस कारण कांच व पारे का स्पर्श कोण अधिक होता है। इसके विपरीत जल के अणुओं में संसर्जक बल कांच व जल के अणुओं के बीच आसंजक बल से कम होता है। इस कारण जल तथा कांच के बीच स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी बाह्य बल का प्रभाव ना हो तो द्रव बूंद की आकृति सदैव गोल होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। बाह्य बल की अनुपस्थिति में बल की आकृति सिर्फ पृष्ठ तनाव द्वारा निर्धारित होती है। पृष्ठ तनाव के कारण बूंद न्यूनतम क्षेत्रफल वाली आकृति ले लेती है, चूंकि दिए गए आयतन के लिए गोले का युक्त पृष्ठ न्यूनतम होता है, अतः बूंद गोलाकार हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल तथा उसमें उत्पन्न विकृति के अनुपात को वस्तु का प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, इसे व्यक्त करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 3 अंकीय प्रश्न है, इसलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है वायुयान की सिद्धांत पर एवं किस प्रकार कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए। इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुयान के पंखों की आकृति इस प्रकार बनाते हैं कि उसके ऊपरी पृष्ठ की वक्रता निचले पृष्ठ की वक्रता की अपेक्षा अधिक होती है तथा सामने का किनारा गोल एवं पीछे का किनारा चपटा होता है। जब पंख पर टकराने वाले वायु पंख के ऊपर तथा नीचे होकर बहती है तो यह प्रवाह धारा रेखीय होता है। चूंकि एक साथ पहुंचने के लिए पंख के ऊपर की वायु को नीचे की अपेक्षा अधिक मार्ग तय करना पड़ता है, अतः पंख के ऊपर पृष्ठ पर वायु का वेग नीचे के पृष्ठ पर वायु के वेग की अपेक्षा अधिक होता है। बर्नौली की प्रमेय के अनुसार जहाँ वेग अधिक होता है वहाँ दाब कम होता है, जहाँ वेग कम होता है वहाँ सब अधिक होता है। अतः पंख के ऊपरी पृष्ठ पर वायु का दाब नीचे के पृष्ठ पर वायु के दाब की अपेक्षा कम होता है। इस दाबांतर के कारण पंख ऊपर की ओर परिणामी बल प्राप्त होता है, जिसे उत्थापक बल कहते हैं। इसी बल के कारण वायुयान ऊपर की ओर उठता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टोक का नियम लिखिए। सीमांत वेग क्या है, इसका सूत्र बताइए। इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टोक का नियम, इस नियम के अनुसार जब कोई गोलीय वस्तु अनंत विस्तार किसी समांगी तरल में गिरती है तो वस्तु की गति के विपरीत लगने वाला श्यान बल 6 पाई श्यानता गुणांक r ओमेगा फिर होता है। सीमांत वेग की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जब कोई वस्तु श्यान तरल में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग क्रमशः बढ़ता है, किंतु कुछ समय पश्चात वह नियत वेग से गति करने लगती है। इस नियत वेग को वस्तु का तरल सीमांत वेग कहते हैं। यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला देख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी बूंद में अतिरिक्त दाब के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माना बूंद का दाब P तथा अतिरिक्त दाब P डेश है तो बिंदु के बाहर वायुमंडलीय दाब है, इसका विस्थापन डेल्टा R है और त्रिज्या P है। तो यहाँ पर हमने एक डायग्राम डिनोट किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक गोला बनाया है, सर्कल बनाया है। उसमें हमने बताया है कि जो इसका दाब है वो P है
और जो अतिरिक्त दाब है वो P डैश है और यहाँ से इसका विस्थापन होता है तो वो डेल्टा R है। ओके, और जो पृष्ठ तनाव है वो T है। फिर है यांत्रिक कार्य, बल इंटू विस्थापन। जो कार्य का फॉर्मूला है उसको लगाना है, उसके पश्चात हमें इसे सोल्व करना है। तो हमारा जो बल है वो P डैश इंटू 4πr² है, जो कि इस वृत्त की परिधि है। फिर है जो विस्थापन है वो डेल्टा R हुआ है इस सर्कल के हिसाब से, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर है पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि बराबर पृष्ठ तनाव गुणित क्षेत्रफल में वृद्धि। तो इसको हमने लिख दिया है, जो पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि है वो डेल्टा A है, पृष्ठ तनाव है वह यहाँ पर दिया गया है, और जो क्षेत्रफल में वृद्धि है वो यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर हमने इसे सोल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आना था वो आ चुका है P डैश, यानी कि अतिरिक्त दाब हमें मिल चुका है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे वायुयान के परीक्षण प्रयोग में वायु सुरंग के भीतर पंखों के ऊपर और नीचे पृष्ठों पर वायु प्रवाह की चाल क्रमशः 70 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तथा 63 मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड है। यदि पंख का क्षेत्रफल 2.5 मीटर स्क्वायर है तो उस पर आरोपित उत्थालक बल ज्ञात कीजिए। वायु का घनत्व 1.3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। माना वायुयान के ऊपरी व निचली परतों की चाल क्रमशः V1 व V2 है तथा संगत ताप क्रमशः P1 व P2 है। दिया है V1 और V2 यानी कि जो चाल है वो दी गई है 70 मीटर प्रति सेकेंड और 63 मीटर प्रति सेकेंड। फिर हमें घनत्व बताया गया है 1.3 kg बटे मीटर स्क्वायर। फिर है माना पंखों की ऊपरी व निचले समान ऊंचाई पर है। फिर है जो H1 है और H2 है वो दोनों समान ऊंचाई पर स्थित है। फिर है पंख का क्षेत्रफल, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्षेत्रफल को हम A से डिनोट करते हैं, तो A बराबर 2.5 मीटर स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है आगे बर्नौली के प्रमेय से। तो हमने यहाँ पर बर्नौली के प्रमेय का इस्तेमाल किया है। बर्नौली के प्रमेय के इस्तेमाल के पश्चात हमने इसे सोल्व किया। तो P1 और P2 को तो जब हमने सोल्व किया था हमारे पास यह मान आता है। मान आने के पश्चात यह दाबांतर ही वायु को ऊपर उठाता है माना पंखे पर आरोपित बल। अतः तो यहाँ पर ये आरोपित बल बताया गया है P2 माइनस P1 इंटू क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है P2 P माइनस का जो मान है तो यह यहाँ पर दिया गया है 1/2 P कोष्टक में V स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है और A का मान लिख दिया है। उसके पश्चात हमने इसका सोल्यूशन किया तो हमारे पास जो आंसर आया वह आया 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी द्रव्य चालित ऑटोमोबाइल लिफ्ट की संरचना अधिकतम 3000 kg सहित की कारों को उठाने के लिए बोझ उठाने वाले पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 425 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे पिस्टन को अधिकतम कितना दाब सहन करना होगा? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिया है बड़े पिस्टन पर अधिकतम सहनीय बल जो हमें दिया गया है वो 3000 kg है। तो 3000 kg इंटू 9.8 न्यूटन। पिस्टन का क्षेत्रफल है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया गया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है तो माना बड़े पिस्टन का अधिकतम दाब P है, अतः P बराबर बल इंटू बल बटे क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हमने इसके मान रख दिए हैं। मान रखने के पश्चात हमारे पास आंसर आता है 6.92 इंटू 10⁵। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। उसके पश्चात चूंकि सभी द्रव सभी दिशाओं में समान दाब आरोपित करता है, अतः छोटी पिस्टन 6.92 गुणित 10⁵5 पास्कल का अधिकतम दाब सहन करना होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ जल की तुलना में अपमार्जक युक्त जल से कपड़ों के तेलीय दाग आसानी से कैसे साफ हो जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पानी में साबुन या डिटर्जेंट अपमार्जक डालने से पानी का पृष्ठ तनाव शुद्ध पानी की तुलना में कम हो जाता है। अतः साबुन के घोल की एक बूंद शुद्ध पानी की एक बूंद की अपेक्षा कपड़े के अधिक क्षेत्रफल को भिगोती है। इस प्रकार साबुन का घोल कपड़े के उन छोटे छोटे छिद्रों में भी पहुंच जाता है जहां शुद्ध पानी नहीं पहुंच पाता तथा अपने साथ मेल चिपकाकर बाहर निकलता है। अतः स्वच्छ जल की तुलना में अपमार्जक युक्त जल से कपड़ों को तेलीय दाग आसानी से साफ हो जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तेज हवा चलने पर टीन की छत क्यों उड़ जाती है? तो इसलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा,
सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब आंधी में वायु बहुत तीव्र वेग से टीन की छत के ऊपर से प्रवाहित होती है, बर्नौली की प्रमेय के अनुसार छत की ऊपर की वायु का दाब वायुमंडलीय दाब से बहुत कम हो जाता है, जबकि छत के नीचे कमरे के अंदर की वायु के दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः इस दाबांतर P2 माइनस P1 के कारण टीन की छत ऊपर उड़कर दूर जा गिरती है। तो इस प्रकार हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।